गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में हम यूरोप के स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, क्योंकि यूरोप के स्ट्रक्चर को, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, यहाँ की जो फिजियोग्राफी है, उसको समझने के बाद यूरोप की क्लाइमेट, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। पूर्व में हमने आपको यूरोप का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में वीडियो शेयर किया था। तो उस वीडियो को भी इस यूरोपियन जो स्ट्रक्चर फिजिकल फीचर्स को पढ़ने के बाद पुनः आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अर्थ के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमने पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि पहले पृथ्वी पूरा एक जो आज जिस तरह की महाद्वीपीय स्थिति देखने को मिलती वैसी नहीं थी। पूरा भूभाग स्थलीय भूभाग के रूप में था, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और चारों तरफ जो महासागर था उसको पैंथालासा कहते थे। और जब इसके अंदर क्रैक्स हो गए, विभाजन हो गया, तो इसको दो भागों में, उत्तरी भाग जो होता है उसको अंगारा लैंड और दक्षिण जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड की, और दोनों के बीच में टेथिस सागर की स्थिति थी। तो यूरोप की जो स्थितियां हैं या यूरोप का जो भूभाग है वो एक तरह से इस जियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें ये अंगारा लैंड जो रहा उसका भूभाग ये रहा है। उसके बाद निरंतर इसके अंदर ज्योग्राफिकल जो प्लेट्स होती हैं उनमें मूवमेंट्स हुए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिलीफ फीचर्स का डेवलपमेंट समय के साथ हुआ। तो उन सब चीज़ों को अध्ययन को यहाँ समावेशित करेंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों का प्रभाव यहाँ की क्लाइमेट और फिजियोग्राफी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। जब यहाँ अगर हम इसके पॉलिटिकल थोड़ा सा मैप की तरफ जाएं, ये मैप यहाँ की पॉलिटिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं और उनकी जो बाउंड्रीज है, ग्रीनरीज हैं, उस तरह की चीज़ों को ये मैप आपको शो कर रहा है। तो यहाँ हम देशों की स्थिति देखें तो ये यूके है, आयरलैंड है, उधर आइसलैंड की बात है, नॉर्वे, स्वीडन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि बेसिकली यूरोप के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को शामिल किया जाता है। इधर फिनलैंड है, एस्थोनिया, रशिया इधर पूर्व के अंदर, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, पोलैंड, यहाँ यूक्रेन है, रोमानिया है, और नीचे की तरफ हम जाएं तो कुछ तुर्की का कुछ पश्चिमी भाग जो है उसको यूरोप में, यानी तुर्की ऐसा देश है जिसको यूरोप और एशिया दोनों में, और रशिया को शामिल किया जाता है। बुल्गारिया है, ग्रीस है, अल्बेनिया, सीरिया, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन एंड पुर्तगीज की बात करते हैं, पुर्तगाल की बात करते हैं। अब यहाँ कुछ जो इस मैप से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पेनिनसुला की बात करते हैं तो यूरोप को ये कहा जाता है कि एक वृहद पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप से हमारा तात्पर्य ये होता है ऐसा कोई भी भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और एक भाग उसका स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ उत्तर के अंदर, यूरोप के अंदर आर्कटिक सी है, दक्षिण के अंदर मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, और पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर की स्थिति है। और जबकि पूर्वी भाग इसका यूरोपल वाला जो रशिया वाला जो पार्ट है वो स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वृहद प्रायद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। यूरोप के लिए ये भी कहा जाता है कि यूरोप एक प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, यानी बहुत सारे छोटे प्रायद्वीपीय भाग यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। मेजर अगर यूरोपियन जो प्रायद्वीप है पेनिनसुला की हम बात करें तो उत्तर में देखें तो ये नॉर्वे, स्वीडन वाला जो पार्ट है, तो यहाँ इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पूर्व के अंदर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी है, साउथ के अंदर नॉर्थ सी है, और इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के नाम से। यहाँ जब हम डेनमार्क की बात करते हैं तो यहाँ जो है ये एक पेनिनसुला है जिसको हम जूटलैंड पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इटली की बात करें तो इटालियन पेनिनसुला है, और यहाँ जो बीच वाला दक्षिण और पूर्व के अंदर जो जिसकी स्थिति यहाँ ब्लैक सी और इधर एजियन सी और दक्षिण के अंदर भूमध्य सागर की स्थिति रखता है, जिसको बाल्कन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। जबकि जब हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन जो है दक्षिण के अंदर यहाँ पे मेडिटेरियन सी में बे ऑफ बिस्के है, जबकि पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर है। तो इसको हम आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप जो है उसको कहा जाता है। यहाँ कुछ जो जियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें
तो ये माना जाता है कि जो 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो जो आज की स्थितियाँ यूरोप की हम देखते हैं, जिसमें ब्रिटिश द्वीपपुंज की बात करें, जिसमें चाहे आप आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन चीज़ों को शामिल करें, या जो बहुत सारे जो द्वीप हैं जहाँ पश्चिम की स्थिति रखते हैं, तो वह ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये सारे भूभाग एक रूप में जुड़े हुए थे। और इस पूरे कॉन्टिनेंट, ये ऊपर जो यूरोप का उत्तर और पश्चिम जो भाग है उसको बाल्टिक शील्ड के नाम से जाना जाता था, और इसको फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को इसके अंदर शामिल किया जाता है। चूँकि यहाँ बाल्टिक सी की स्थिति है इसलिए इसको बाल्टिक शील्ड कहते हैं। और ये यूरोप का बड़ा प्राचीन भूभाग है, या ये कहें कि ये जो भूभाग है आर्कियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से, जो आर्कियन जो टाइम था उस टाइम की स्थितियाँ ये बाल्टिक जो शील्ड है रखता है। और यहाँ समय के हिसाब से यहाँ बहुत सारे ज्योग्राफिकल रिफॉर्मेशंस हुए, चेंजेस हुए, बहुत सारे जियोलॉजिकल या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, और इसके कारण यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन हमें देखने को मिले। इस अगर बाल्टिक शील्ड की हम बात करें, इसकी बाउंड्रीज की बात करें, तो इसकी पूर्व की बात करें तो यहाँ जब हम मैप में देखते हैं तो यहाँ ये आर्कटिन सी है, जबकि यहाँ जिसको हम देखा पा रहे हैं ये व्हाइट सी की स्थिति रखता है। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है ये व्हाइट सी के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। और और यहीं पर रशिया के जो पार्ट है उसमें ओनेगा और लेडोगो जो झील है ये इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करते हैं, जबकि गल्फ ऑफ फिनलैंड तक इसका जो एक्सटेंशन है वो माना जाता है। इस बाल्टिक शील्ड का अगर पश्चिमी उसकी बात करें तो यहाँ इस बाल्टिक शील्ड के बाद लगभग 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, जिसके कारण यहाँ पर प्राचीन जो वलित जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हुआ, जिसमें प्रमुख कैलिडोनियन माउंटेन्स रेंज थे, जो कि आदतन जो प्रथम जो पेंजिया उसका जो विभंजन हुआ उसके बाद वो दोनों जुड़े, उसके बाद इन तरह की जो माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हुआ, जिनको हम कैलिडोनियन पर्वत श्रेणियों का नाम देते हैं। इसके बाद फिर लंबे समय के बाद इसका जो कैलिडोनियन जो मूवमेंट्स थे, इनका जो प्रभाव है फेनो स्कैंडिनेवियन जो क्षेत्र है, बाल्टिक जो शील्ड है, वहाँ ज़्यादा देखने को मिला। और 25 से लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व पुनः मूवमेंट्स हुए, उसके अंदर जो हर्शियन जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये जो यूरोप है उसका जो बीच वाला जो पार्ट है, क्योंकि नदर्न पार्ट जिसको हम बाल्टिक शील्ड कहते हैं उसके दक्षिण के अंदर इस तरह के जो मूवमेंट्स हुए जो कि 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुए, जिनको हर्शियन हलचल कहते हैं। उस टाइम जो माउंटेन्स का निर्माण हुआ उनको हर्शियन माउंटेन्स रेंज के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो मूवमेंट की हम बात करें, जो जिसके अंदर नवीन जो वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, ये पूरी जो चैन है जो पश्चिम यूरोप से लेके एशिया तक फैली हुई है, इस टाइम पीरियड के जो पर्वतों का निर्माण हुआ उनको हम अल्पाइन रेंज के अंदर शामिल करते हैं। और ये जो क्रिया हुई ये लगभग 3 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो भूगर्भिक हलचलें हुई उसके कारण निर्माण हुआ। और यूरोप के अंदर दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की तरफ नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिसका विस्तार जो है मिडिल एशिया या भारत और चाइना तक जो अल्पाइन जो रेंज हैं उनका इसी कालक्रम के अंदर निर्माण की प्रक्रियाएं देखी गई। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको कालक्रम के हिसाब से सेट करें। तो यहाँ सबसे पुरानी अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बाल्टिक शील्ड बहुत पुराना है। उसके बाद यहाँ जो मूवमेंट्स हुए, उसके बाद जो कैलिडोनियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, उसके बाद हर्शियन, और उसके बाद जो अल्पाइन जो पर्वत श्रेणी है, यानी पुरातन से नवीन की तरफ जाएं तो कैलिडोनियन, देन हर्शियन, फिर जो अल्पाइन जो पर्वत श्रेणियाँ उनको शामिल किया जाता है। अगर यहाँ जब यूरोप की बात करते हैं तो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर हिम युग आया। यूरोप के लगभग 2/3 एरिया के ऊपर जो है ग्लेशियर्स का जमाव हो गया, और जब ये जलवायु जो परिवर्तन हुए, पुनः तापमान इंक्रीज हुआ, उसके बाद इन जो हिमयुग के बाद यहाँ की भूगर्भिक या धरातलीय जो संरचनाएं थी उसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जब ये बर्फ पिघली, जिसको कि हम हिमोड कह सकते हैं, तो विभिन्न अपरदनकारी और निक्षेपणकारी जो प्रक्रियाएं हैं हमें देखने को मिली। और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, या यूरोप के जो पश्चिमी जो भाग है या यूरोप का जो उत्तरी भाग जहाँ हिम का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला,
तो विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण भी हमें इस हिमयुग के बाद यूरोप के जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके ऊपर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कहा कि हिमोड़ से हिमोड़ मैदानों का निर्माण हुआ। अधिकतर जो लेक्स हैं, जो विशेषकर उत्तर पश्चिमी जो भागों में, विशेषकर जो फिनलैंड की हम बात करें, तो इन हिमनदों के पिघलने से बहुत सारी जो झीलें हैं उनका निर्माण हुआ। और अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर लगभग 50,000 जो लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद उनका निर्माण हुआ। इसीलिए जो कई बार हम ये कहते हैं कि जो फिनलैंड है उसको झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अगर हम यूरोप के भौतिक विभाग की बात करें तो मुख्यतः 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। उत्तर पश्चिम का जो अति प्राचीन उच्च भूभाग है, जिसको हमने बाल्टिक शील्ड कहा या फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहा, या हम ये कहें कि यहाँ पर जो कैलेडोनियन जो माउंटेन्स या रेंज बनी उनका प्रभाव कहें, तो उस तरह के जो चीज़ें हैं ये उत्तर पश्चिम की तरफ हमें देखने को मिलती हैं। मध्य का जो मैदान है इसका जो निर्माण हुआ था या ग्लेशियर टाइम पीरियड के बाद जो हिमनद को पिघले, उसके बाद हिमोड़ मैदानों का निर्माण हुआ और बहुत सारे स्थलाकृतियाँ उसमें मैदान महत्वपूर्ण थी, जिसका विस्तार जो है यूरोप के अंदर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। मिडिल स्थिति ये रखता है। भारत के जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्थ में हिमालय है, बीच में मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण में प्रायद्वीप है। यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है कि जिस प्रायद्वीप की बात भारत के संदर्भ में करते हैं वो स्थिति यूरोप के अंदर उत्तर पश्चिम के अंदर जो प्राचीन भूभाग है, क्योंकि भारत का प्रायद्वीप भाग सबसे पुराना भाग है, ठीक वैसे ही यूरोप का उत्तर पश्चिमी जो भाग है सबसे पुराना भाग है। भारत के अंदर नवीन पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में है, जबकि यूरोप की नवीन अल्पाइन माउंटेन जो रेंज है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है वो दक्षिण के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरह के 3 भूभाग हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिम का अति प्राचीन भूभाग, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण के पर्वतीय भाग, जिसके अंदर नए और पुराने दोनों तरह के माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ बहुत सारी जो रिवर वैलीज हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। अब एक एक अगर भूभाग का हम अध्ययन करें उससे पहले थोड़ा सा इस मैप के अंदर जो फिजिकल डिविजन्स हमने शामिल किए हैं उसको हम देख लें। तो ये एक अटलांटिक हाईलैंड के नाम से कहते हैं। कुछ सी की स्थिति देखें, ये बेरेंट सी है, या व्हाइट सी है, ये नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ सी है, और ये बाल्टिक सी है, बे ऑफ बिस्के है, ये भूमध्य सागर की स्थिति है, ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सागर है। ये जो उत्तर का जो भाग है इसको जिसमें शामिल किया है इसके अंदर, इसको हम अति प्राचीन भूभाग के अंदर इसका जो है इसको हम अति प्राचीन भूभाग के अंदर शामिल करते हैं। जबकि ये जो मध्य जो भूभाग है इसकी हम बात करें तो जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, इसको यूरोपियन जो प्लेन है उसके नाम से जाना जाता है। लेकिन इस जो मैदानी जो भाग है उसकी स्थिति भारत के जो मैदानी भाग है उस तरह की नहीं है, उतना समतल ये मैदान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हर्शियन टाइम पीरियड के जो घटनाएं हुई, माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, उसके प्रभाव इस जो मिड यूरोपियन जो प्लेन है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसी मैदान भाग के अंदर हमें यहाँ पूर्व के सेंट्रल रशियन जो अपलैंड्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके दक्षिण के अंदर हमें देखें तो यहाँ पर हमें प्लेट्यू ऑफ लोलैंड्स के नाम से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो ये जो रेंज हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको कि हमने कहा कि ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 ये ज्योग्राफिकल जो फीचर्स जिनका हमने डिवीज़न किया उनकी हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने बात रखी। अब हम एक एक अगर उसको शामिल करें तो वो चीज़ हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। इस स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने फिर आपको थोड़ा सा और डीप के अंदर चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। वही स्कैंडिनेवियन और नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन की बात की, दक्षिण के अंदर जो अल्पाइन रेंज है जिसके अंदर पिरेनीज, आल्प्स, कॉकेसस या इन सब चीज़ों को हमने यहाँ शामिल किया है। एक एक अगर उसके जब अध्ययन की बात करते हैं, ये एक 3D डायग्राम है जिसके अंदर ये जो आपको ये जो एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ कर्सर से, ये अपलैंड एरियाज को दिखा रहा है जो दक्षिण की वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर इसको हम मैदानी क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं, जबकि ये जिसको बाल्टिक शील्ड के नाम से जानते हैं, ये फेनो स्कैंडिनेवियन कहें तो ये एक उच्च भूभाग है जिनका निर्माण या अति प्राचीन आर्कियन टाइप की जो फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड कह लीजिए या कैलोडिनियन जो माउंटेन रेंज का जो प्रभाव है यहाँ देखने को मिलता है।
यहाँ हम जब बात कर रहे हैं यूरोप के उत्तरी पश्चिम भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत हम जो शामिल जिनको करते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप जो है उसकी स्थिति हम देखें तो यहाँ ये कोला प्रायद्वीप है, यहाँ हमने इसको दिखाया है। ये रशिया का पार्ट है, जो रशिया का पश्चिमी जो भाग है उसके अंदर, इसके दक्षिण के अंदर व्हाइट सी है और उत्तर के अंदर बैरेंट सी है। तो ये ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ अति प्राचीन जो भूभाग है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप, ब्रिटिश द्वीपपुंज है और आइसलैंड को शामिल किया जाता है। जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप है इसको सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से हम जो है फेनोस्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश द्वीपपुंज जिसको आज हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो स्कॉटलैंड है, जो उत्तरी जो भाग है वहाँ, इंग्लैंड के अंदर जो पेनाइन जो माउंटेन्स है वो, और उत्तर पश्चिम के अंदर आयरलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं उनको भी ब्रिटिश द्वीपपुंज के अंदर शामिल किया जाता है। जब हम द्वीपपुंज, और हमने ये भी कहा था कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिम के जो आज स्थितियाँ या द्वीपपुंज देखते हैं ये लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी एक दूसरे से जुड़े हुए भूभाग थे, लेकिन भूगर्भिक हलचलों, प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ये एक दूसरे से दूर हो गए। ब्रिटिश द्वीपपुंज के जो निर्माण है उस टाइम जो अल्पाइन जो मूवमेंट्स हुए जिसके अंदर नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, तो इसके कारण कुछ इनको उन फोर्सेज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये जो पुरानी जो रॉक्स थी उसके अंदर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और यहाँ पर कुछ क्रैक्स पड़ गई, दरारें पड़ गई, जिसके कारण इनके कॉन्टिनेंट, यूरोप के कॉन्टिनेंट और जो अटलांटिक महासागर के हैं वहाँ पर उन दरारों के प्रभाव के कारण ये जो द्वीप है ये वहाँ से अलग हो गए और आज के वर्तमान द्वीपपुंज के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जो उत्तरी पश्चिमी जो प्राचीन भाग है, फेनोस्कैंडिनेविया वाला पार्ट है, नॉर्वे का जो वहाँ के ऊंचे उठे हुए जो भाग है नॉर्वे के अंदर, उन जो प्रदेश हैं, उन रीजन्स को हम फेल्ड के नाम से जाना जाता है। और जो हिमनदों के प्राचीन घाटियाँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ हिम युग आया 5 लाख वर्ष पूर्व, उसके बाद जो ग्लेशियर्स पिघल गए और इनके पिघलने की प्रक्रिया के आधार जो कोस्टल जो पार्ट थे यूरोप के, वहाँ पर जो नदियों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा अपर्दन किया, लंबवत का अपर्दन किया, जिसके कारण यहाँ इस तरह की समुद्री जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ पर घाटियों का निर्माण हो गया। सपोज ये तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए और इन्होंने इस तरह से उनका वर्टिकल इरोजन किया, जिसके कारण वहाँ पर घाटियों का निर्माण हो गया, जिनको कि यहाँ पर फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया। हिमनदों से प्राचीन घाटियों निम्न भाग जो जलमग्न हो गए, जहाँ पर पानी का अटलांटिक सागर या बाल्टिक सी का विस्तार वहाँ तक हो गया, चाहे हम फिनलैंड की गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें, बोथनिया गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें, तो वहाँ पर फ्योर्ड कोस्ट लाइन के नाम से उनको जाना जाता है। और सबसे लंबी जो यहाँ फ्योर्ड कोस्ट लाइन है या गुन्नी शिलान्यास सबसे लंबा यहाँ का फ्योर्ड है, इसको करेक्शन कर लें, पेड़ नहीं फ्योर्ड है। छोटे छोटे द्वीपों का यहाँ पर निर्माण हो गया जब ये आइस मेल्ट हुई, छोटे छोटे आइलैंड्स का निर्माण हो गया इस प्राचीन भूभाग के अंदर, जिनको स्कैरीगार्ड के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड प्राचीन चट्टानों का पठार है, हिम निर्मित 50,000 झीलें यहाँ ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के बाद बनी, इसलिए फिनलैंड को असंख्य झीलों का देश भी कहा जाता है। आइसलैंड की स्थिति जो वर्तमान में हम देख रहे हैं तो वो एक मिड अटलांटिक जो रीज है उसके ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ पर डाइवर्जेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एक एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ काफ़ी हमें देखने को मिलती है। जो माउंट हेक्ला यहाँ का एक एक्टिव वोल्केनो है और यहाँ इन्हीं क्रियाओं के कारण यहाँ पे माउंटेन डेंगजो फॉल एक पर्वत का निर्माण हुआ, जो यहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ और उसके जमने से, तो ये आइसलैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी के कारण अनेक यहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म झरने हैं और गैसर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो आइसलैंड का जो प्रमुख जो गैसर है उसको ग्रैंड गैसर के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम पर दुनिया के अंदर जो भी इस तरह के सविराम इंटरमिटेंट यानी पानी रुक के फिर वापस आने वाली जो गतिविधियाँ जो देखने को मिलती हैं, तो इस आइसलैंड के ग्रैंड गैसर जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का गैसर था, उसके नाम के आधार पर दुनिया के अंदर इस तरह के जो सविराम जो झरने देखने को मिलते हैं, इंटरमिटेंट जो स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, उनको नाम जो करण किया गया था इस आइसलैंड के आधार पे ही किया गया था। अब यहाँ जो मैदान की बात हम कर रहे हैं उसकी बात करें तो ये यूरोप का मैदानी भाग है और इसको 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। इसका एक तो
इस मैदानी भाग का पश्चिमी भाग और इसका पूर्वी भाग। इसके जो पूर्वी जो मैदान है उसका जो विस्तार है, आप फ्रांस, जर्मनी या जो डेनमार्क है, इवन ब्रिटिश जो द्वीपपुंज है वहाँ तक, और जो पूर्व की तरफ है जो पोलैंड जो एक बीच की स्थिति रखता है, और यूक्रेन और रशिया का जो पार्ट है वहाँ पर जो वल्डाई इस मैदानी भाग के अंदर, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, कुछ उठे हुए भूभाग भी हैं जो कि हर्शियन टाइम पीरियड की जो पहाड़ियाँ इस मैदानी भाग के अंदर देखने को मिलती है। तो उस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं जो है ओर्डनीज हैं, यहाँ ओर्डनीज ए इसको इस डाक इससे ओर्डनीज को दिखाया गया है जो कि फ्रांस में है, और यहाँ होर्स माउंटेन है जिसका जो विस्तार है एक तरह से फ्रांस और जर्मनी दोनों, जर्मनी के अंदर भी देखने को मिलता है, और ब्रिटेनी जो है ये यहाँ पर इसको हमने दिखाया है। तो इस तरह के, और ये जो मैदानी जो भाग है इसका जो पूर्वी भाग है उसके जो पूर्व पश्चिमी मैदान और पूर्वी जो मैदानी भाग है, तो पश्चिमी मैदान का पूर्वी भाग के अंदर जहाँ ढाल कम देखने को मिलता है, तो जल के इकट्ठा होने से दलदली भागों का निर्माण हो गया। इस मैदान के बीच में जो इसी भाग को हम प्रिपेट मार्सेस के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ ऊंचे उठे हुए भाग जो कि इस मैदानी भाग के पूर्व के अंदर जो रशिया वाला जो क्षेत्र वहाँ देखने को मिलता है, जिनको हम वल्डाई हिल्स के नाम से जानते हैं। और इस वल्डाई हिल्स के दक्षिण के अंदर, विशेषकर यूक्रेन के अंदर, जो हिमोड़ के कारण हिमोड़ मैदानों का निर्माण हुआ, लेकिन यूक्रेन के अंदर वनस्पति की अधिकता के कारण यहाँ पर ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिल गया, तो इसको हम लोएस डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ मृदा के अंदर ह्यूमस की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि मृदा का रंग ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको कई बार ब्लैक लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ कुछ चीज़ों को, ये बैसाल मैदान की हमने बात की, जो चीज़ें हमने आपको अभी शेयर की, तो हमने कहा कि इसका जो विस्तार है दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, उत्तरी जर्मनी, पोलैंड से होते हुए रूस का जो भाग है वहाँ तक देखने को मिलता है। इस मैदानी भाग को हमने दो भागों में डिवाइड किया, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। पश्चिमी जो मैदान है वो अपरदनात्मक है, अपरदनकारी जो ग्लेशियर थे, हिमकाल आया, उसके बाद वहाँ पिघली, फिर उस इरोजन का काम हुआ, यहाँ नदियों और हिमनदों और समुद्री लहरों के द्वारा डिपोजिशन भी देखने को मिले, जिसके कारण इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ। हर्शियन टाइम पीरियड के भी पर्वत श्रेणियों को, जैसे मैंने कहा, फ्रांस में ब्रिटेनी, बेल्जियम के अंदर आर्डनीज और जर्मनी के अंदर हॉर्स माउंटेन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हर्शियन टाइम पीरियड के जो उच्चावच है उसके प्रभाव इस मैदानी जो भाग है, विशेषकर जो पश्चिमी मैदानी भाग है, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिम मैदान के लिए ये कहा जाता है कि भाई यहाँ हिम से निक्षेपण के कारण इसके कारण हुआ, और उत्तर पश्चिम की ओर जहाँ इसका जो स्लोप है इस मैदानी भाग का उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ है, जिस कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं, राइन, सीन, वेजर, एल्ब जो नदियाँ हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। पूर्व में इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है, जिसके अंदर ओडर और विश्वला जो नदियाँ हैं, जिसका वर्णन हमने यहाँ के ड्रेनेज पैटर्न के अंदर किया, जो उत्तर की तरफ बहती हैं। जबकि इंग्लैंड के जो मैदानी का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, जिसमें टेम्स जो नदी है, जो इंग्लैंड की सबसे प्रमुख नदी है, जिसके ऊपर यहाँ की जो लंदन जो कैपिटल है वो शहर बसा हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहकर इंग्लिश जो चैनल है वहाँ जाकर गिरती है। नीदरलैंड का जो मैदानी भाग है समुद्र से नीचा है, इसको आर्टिफिशियल रूप से दीवार बनाकर उसको कृषि के लिए भूमि के रूप में एक तरह से समुद्र से छीना गया है। इस कारण इस जो कृषि कार्य के लिए इस जो भूमि प्राप्त किया है, इसको यहाँ पर पोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से आपसे पूछते हैं कि पोल्डर्स क्या होते हैं। पूर्वी मैदान है वो स्ट्रक्चरल मैदान है। स्ट्रक्चरल मैदान का मतलब ये होता है जब किसी मैदानी भाग का निर्माण इस तरह से, ये जो प्रक्रिया होती है, विभिन्न तरह के जो स्ट्रक्चर्स है इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ विभिन्न तरह की अपरदनकारी प्रक्रियाओं के साथ ही यहाँ पर जो जियोलॉजिकल जो अपलिफ्टमेंट भी हुए, उसके कारण इसका संरचनात्मक रूप से इस मैदान का निर्माण हुआ। और यहाँ वास्तव में समुद्री परतदार चट्टानों के ऊपर उठने से जो रूसी प्लेटफॉर्म है, जिसको हम वल्डाई जो हिल्स भी कहते हैं, काफ़ी ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। पश्चिम में प्रिपेट के दलदल से लेकर पूर्व में यूराल पहाड़ तक जो पूर्वी मैदान है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये जो प्रिपेट के दलदल है, इसका मतलब ये पश्चिम के मैदान की पूर्वी और पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्माण करते हैं। यूक्रेन में जहाँ घास के प्राप्त जीवांश की मात्रा अधिक होती है, मृदा का रंग ब्लैक हो जाता है, इस कारण इस भूभाग को ब्लैक अर्थ की, जिसकी बात हमने आपसे की। रूसी प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई मध्य में मिलती है, जिसमें वल्दाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रमुख हैं, और इस मैदान से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें यूराल, वोल्गा, डॉन, नीपा, निस्टर प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर जो देखने को मिलती हैं।
इसकी बात हमने कर ली आपसे। ये दक्षिण की जो सदर्न माउंटेन रेंज है, जिसको अल्पाइन रेंज के नाम से जाना जाता है, ये प्रेनीज है, जो एक तरह से स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री का निर्माण भी करती है। ये आल्प श्रेणी है, ये अपेनाइज है, डिनारिक आल्प्स है, ये कार्पेथियन है, ये बाल्कन माउंटेन है, ये कॉकेसस माउंटेन है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर ऊंची चोटियाँ जो हैं वो कॉकेसस माउंटेन में, दूसरी आल्प्स जो श्रेणी है वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ इस डायग्राम के अंदर भी उन्हीं चीज़ों को हमने दिखाया है कि जो स्पेन और जो पुर्तगीज़ है उसके उत्तर पर कैंटाब्रियन जो माउंटेन रेंज है, जो अल्पाइन रेंज का मांग है, इसको मेसोटा बोलते हैं। ये प्रेनीज है, और ये फ्रांस का जो मध्यवर्ती उच्च उठा हुआ भाग है। यहाँ आल्प श्रेणी है, ये अपेनाइन है, और ये डिनारिक आल्प्स है जो, और ये कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, ये बाल्कन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो इसकी का जो विस्तार है, जो दक्षिण जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर के अंदर जो एटलस जो माउंटेन है, ये जो नवीन बर्फ श्रृंखलाएं हैं, अल्पाइन है, इनका जो निर्माण है अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन जो प्लेट है उसके एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंस के कारण इन उच्चावचों का जो है निर्माण हुआ था। और ये नवीन बलवत श्रृंखलाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो ऊंची जो माउंट एल्ब्रूज की पीक एल्ब्रूज की बात करें तो कॉकेसस में है। माउंट ब्लैंक की बात करें तो वो आल्प श्रेणी में है, जो दूसरी ऊंची चोटी है। तो इस तरह के जो उच्चावच है यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको सहायक होगा। और ये जो ढाल की हमने बात की, मैदानी भाग की, या उत्तर पश्चिम का जो पुरातन भाग है, या ये जो दक्षिण की जो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अल्पाइन जो रेंजेस हैं, ये एक जल विभाजक का काम भी करती हैं। इसके उत्तर वाला जो जल है, या तो वो ब्लैक सी में जाता है, या वो अटलांटिक सी के अंदर जाता है, या बाल्टिक सी के अंदर, जबकि दक्षिण इस अल्पाइन जो पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण वाला जो भाग है, वहाँ की जो नदियाँ अपना जल उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाकर भूमध्य सागर में गिराती है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ का स्लोप, ये सब चीज़ें वहाँ के ड्रेनेज पैटर्न को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप ये वीडियोज़ को देखिए, आपको पसंद आते हैं शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।